हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 30 साल पूरे होने पर कहा कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश ने जबरदस्त आर्थिक तरक्की की है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व के साथ बहुत खुशी होती है। सारांश के इस एपिसोड में हम आपको भारत के 3 दशकों के आर्थिक सुधार का एक सफर करवाएंगे। 1991 का भारत 2021 के भारत के मुकाबले ऐसा था जैसे कलर फोटोग्राफ के सामने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। 91 में देश के घर घर तक टेलीफोन भी नहीं पहुंचा था, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। लोगों ने कंप्यूटर का नाम सुना था, लेकिन इंटरनेट बहुत दूर था। चुनिंदा लोग ही एम्बेसडर मारुति 800 और फिएट की सवारी करते थे। 1991 में विदेशी ब्रांड के कपड़े, बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट, नियॉन लाइट्स की चमक, 50,000 के ऊपर स्टॉक मार्केट, सब सपना था। इन आर्थिक सुधारों का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। वो ऐसा समय था जब भारत को अपने कर्जे चुकाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारतीय बाजार को खोलना मजबूरी का विकल्प बन चुका था। आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसकी बुनियाद 91 के आर्थिक सुधारों से पड़ी। तब भारत ने अर्थव्यवस्था के नेहरूवियन सोशलिज्म को छोड़कर ओपन इकोनॉमी को अपनाने का फैसला किया। उस वक्त तक भारत का बाजार कमोबेश विदेशी कंपनियों के लिए बंद था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में थी। भारत का मुद्रा कोष लगभग खत्म हो गया था। दिवालिया होने से बचने के लिए सरकार को हजारों किलो सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए भारत ने बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया। लेकिन देश पर आर्थिक संकट का बादल फूटा कब और कैसे? 1980 के दशक का राजकोषीय असंतुलन, भुगतान संतुलन संकट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1970 के दशक में उत्पन्न हुआ और 1980 के दशक के अंत तक हालात बिगड़ते चले गए। 1991 में भुगतान संतुलन बेकाबू हो गया था। इस घाटे की पूर्ति के लिए बाहर से लोन लिया गया। भारत की आर्थिक स्थिति गंभीर थी। सरकार डिफॉल्ट के करीब थी। जनवरी 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जून महीने तक ये आधे से कम हो गया था। ये राशि केवल 3 सप्ताह के आवश्यक आयात यानी इंपोर्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। 1980 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ भारत के कुल व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। सोवियत संघ के टूटने से पूर्वी यूरोप को होने वाला भारत का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ। यह 1980 में 22% था, जो 1990-91 में घटकर 10.9% पर आ गया। गल्फ वॉर, भारत के आर्थिक संकट का दूसरा महत्वपूर्ण कारण खाड़ी का युद्ध था। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा करने की कोशिश की। जवाब में अमेरिका ने इराक पर हमला बोल दिया। इस युद्ध से दुनिया को तेल की सप्लाई बाधित हो गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत बढ़ गई। उस समय भारत का इन्फ्लेशन रेट 12% तक पहुंच गया था। इससे भारत की आर्थिक स्थिति और डावाडोल हो गई। लाइसेंस राज, 14 मई 1956 को दूसरी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई। इस योजना का जोर सरकार के स्वामित्व वाले उद्योगों को बढ़ावा देने पर था। इससे देश के उद्योग जगत में लाइसेंस परमिट कोटा राज की शुरुआत हो गई। इसमें सरकारी नियंत्रण इतना मजबूत था कि कौन सी कंपनी क्या उत्पादन करेगी, कितना उत्पादन करेगी और उसकी कीमत क्या रहेगी, ये सब सरकार की मर्जी पर निर्भर करता था। 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और 1970 में मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लागू करने के साथ ही कोटा परमिट राज को और मजबूत कर दिया। लाइसेंस राज के कारण संसाधनों की कमी थी। लोगों के पास दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुओं के बहुत ही कम विकल्प थे। अनाज से लेकर कपड़ा तक सरकारी राशन की दुकानों में मिलता था। मसलन कारें सिर्फ एक रंग में उपलब्ध थीं और चुनने के लिए बाजार में कारों या स्कूटरों के केवल 2 से 3 ब्रांड मौजूद थे। संसाधनों की इस कमी से निपटने के लिए IMF से कर्जा लेना पड़ता था। अंतरराष्ट्रीय बाजार भी ठप। एक और वजह थी ट्रेडिंग पार्टनर्स की स्लो ग्रोथ। दुनिया का विकास 1988 में औसतन 4.6% की दर से हो रहा था, जो 1991 तक आते आते गिरकर 1.5% रह गया था। राजनीतिक अस्थिरता, नवंबर 1989 से मई 1991 का समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी था।
वास्तव में 1.5 साल की अवधि में 3 गठबंधन सरकारें और 3 प्रधानमंत्री बदले थे। इससे भुगतान संतुलन संकट से निपटने में देरी हुई और निवेशकों के विश्वास में भी कमी आई। निर्यात कम, आयात ज्यादा। रुझान बताते हैं कि 80 के दशक में निर्यात की तुलना में भारत का आयात बहुत तेजी से बढ़ा। आयात में 2.3% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात में जीडीपी का केवल 0.3% की वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा 70 के दशक में जीडीपी के 1.2% के औसत से बढ़कर 80 के दशक में 3.2% हो गया। इसके साथ ही भारत की बढ़ती जनसंख्या भी एक बड़ी चिंता थी। ऐसे संकट के समय में आर्थिक सुधार ही एकमात्र रास्ता बचा था। इसके जरिए विकास की तेज रफ्तार पाई जा सकती थी। भारत ने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, कमर्शियल बैंकों को ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई। पहले यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया करता था। लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। भारतीय उद्योगों को विदेश से मशीनरी और कच्चा माल आयात करने की स्वतंत्रता दी गई। प्राइवेटाइजेशन, पीएसयू के शेयर सार्वजनिक और वित्तीय संस्थाओं को बेचे गए। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर निजी पार्टियों को बेचे गए। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई। ये 3 क्षेत्र थे: परिवहन और रेलवे, परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिजों का खनन। ग्लोबलाइजेशन, भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए भारतीय मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर दिया गया, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तत्कालीन कीमत से 18 से 19% कम कर दी गई। इसके अलावा एफडीआई को अनुमति दी गई। इसके जरिए विदेशी लोगों को भारतीय कंपनियों में सीधा निवेश करने की छूट दी गई। 1991 से अब तक देश में कितना सुधार आया? 1991 में एनुअल जीडीपी ग्रोथ 1.05% थी, जो 1991 आर्थिक सुधारों के अगले ही साल 1992 में बढ़कर 5.48% पहुंच गई। 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ -7.9% रही। 1991 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 58 वर्ष था, जो 2019 में 70 वर्ष हो गया। 1991 में भारत की बेरोजगारी दर 5.55 थी, जो 2020 में तेजी से बढ़कर 7.11% हो गई। 1991 में एनुअल इन्फ्लेशन दर 13.48% थी, जो कि 2020 में 6.2% रह गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, मुझे कोविड-19 महामारी से हुई तबाही और लाखों साथी भारतीयों के नुकसान पर भी गहरा दुख हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं। हमारी आर्थिक प्रगति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। 1991 के संकट की तुलना में आगे की राह और भी कठिन है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्राथमिकताओं को हर भारतीय के लिए एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।